डीएनए स्ट्रक्चर भी हो गया था, जीन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। लास्ट हम थे मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं आज। व्हाट इज मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? Independent assortment is a genetic principle that states that allele of two genes will segregate into daughter cell independent of one mother another. This means that allele of a cell received from one gene is not influenced by the allele it received from an other gene. मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जब सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड से मुराद है जब गैमेट्स के अंदर सेल डिवीजन होती है और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर हाफ से मुराद है नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होता है, मीन्स 2n होता है। जब इसके अंदर सेल डिवीजन होती है, मियोसिस होती है, तो ये सेल 2n से सिंगल n हो जाता है, हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है मियोसिस में। क्यों हाफ होता है? इसका रीज़न में भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी मदर गैमेट सेल्स में मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ इस वजह से होता है ताकि आगे चलकर जब ये सेल आपस में फ्यूज़ हों तो क्रोमोसोम नंबर फिक्स रह सके। मीन्स एक हैप्लॉइड आएगा मदर से और एक हैप्लॉइड आएगा फादर से। जब n और n आपस में मिलेंगे तो वापस से ओरिजिनल नंबर फॉर्म होगा 2n। इसको कहते हैं मियोसिस। तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यही कहता है कि जब सेल डिवाइड होता है जिसके अंदर दो जीन्स हैं, सेग्रीगेट मीन्स सेल डिवाइड, सेपरेट, ये 2n n में डिवाइड हो जाता है। 2n थे पहले पेरेंट में, जब डॉटर सेल बने तो n में डिवाइड हो गए। अब जब ये डिवाइड हो गए तो ये एक दूसरे से कतई ताल्लुक़ हैं। मीन्स ना अब इसका असर इस सेल पे पड़ेगा ना इसका असर इस सेल पे पड़ेगा। ये अलग से अपने काम परफॉर्म करेगा और ये अलग से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इट मीन्स आफ्टर सेग्रीगेशन मीन्स आफ्टर सेपरेशन each allele या each gene received from one gene, each allele received from one gene is not influenced by an allele it received from another gene. पहले तो दोनों एक ही सेल से आ रहे हैं, ओरिजिन इनका एक है, मगर डिवाइड होने के बाद अब ये सेपरेट हो गए और सेपरेट होने के बाद अब ये अपना अलग अलग काम परफॉर्म करेंगे। ना किसी का मतलब कि दोनों अलील अब सेपरेट हो गए, किसी भी अलील का किसी भी के ऊपर अब कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो ये होता है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मेंडल क्रॉस टू प्लांट्स इन दिस एक्सपेरिमेंट दैट वर हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट इन अ क्रॉस नॉन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने क्या किया कि दो प्लांट्स लिए एक्सपेरिमेंट के लिए। वैसे जो ओरिजिनल देखा जाए कि मेंडल ने कौन से प्लांट लिए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो था पी प्लांट। पी प्लांट पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल कि उसने प्लांट लिया एक्सपेरिमेंट के लिए दैट वर हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट। हेट्रोजाइगस से मुराद है कि उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर भी है और रेसेसिव भी है, मगर शो हमेशा डोमिनेट करता है। ऐसा जीन या ऐसा करेक्टर जिसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो, रेसेसिव भी और डोमिनेंट भी, मगर शो सिर्फ डोमिनेंट हो, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। ये होता है होमोजाइगस मीन्स सेम जीन, हेट्रो मीन्स डिफरेंट जीन, एक डोमिनेंट होगा एक रेसेसिव होगा। तो मेंडल ने जो करेक्टर लिए या जो जीन लिए वो हेट्रोजाइगस थे। हेट्रोजाइगस से मुराद है इस कंडीशन में थे डिफरेंट।
for both trait is known as dihybrid cross. बोथ ट्रेट से मुराद है कि उसने मेंडल ने दो करेक्टर्स लिए प्लांट के, जैसे कि ले लिया प्लांट की हाइट, ले ली हाइट में टॉल और डार्क दोनों आ गए। उसके अलावा एक और करेक्टर ले लिया कि उसने लीव्स की स्ट्रक्चर देखी या लीव्स का शेप देख लिया। इट मीन्स दो करेक्टर लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि फ्लावर की शेप देखी और फ्लावर का कलर देखा। दो करेक्टर्स हमने लिए, फ्लावर कलर और फ्लावर शेप। तो ये कहलाएगा डायहाइब्रिड, क्योंकि हमने दो करेक्टर्स लिए। अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ मैंने फ्लावर की शेप देखनी है तो ये कहलाएगा मोनोहाइब्रिड। मोनो मीन्स सिंगल। जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी प्लांट स्पीशी में या किसी भी एनिमल में हम दो करेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अगर हम सिंगल करेक्टर सिलेक्ट करते हैं तो वो मोनोहाइब्रिड कहलाता है। बाय ऑब्जर्विंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस, लाइक, अब दो क्रॉस से मुराद है एक ये आर का करेक्टर इसने लिया और एक जी का। तो इस आर को, ये आर कैपिटल और स्मॉल इस वजह से क्योंकि हमने हेट्रोजाइगस लिए। हेट्रोजाइगस मीन्स जिसमें दोनों करेक्टर्स हो। और जी, तो ये हो गया डायहाइब्रिड क्योंकि दो करेक्टर लिए, एक आर का और एक जी का। फिर हमने इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया क्योंकि दो प्लांट सेलेक्ट किए। प्रैक्टिकल के लिए हम दो करेक्टर्स तो ले रहे हैं, उसके साथ दो प्लांट्स भी लेंगे, क्योंकि जाहिर है हम एक ही प्लांट तो नहीं सिलेक्ट करेंगे ना। एक्सपेरिमेंट का हमें रिजल्ट देखने के लिए हम काफ़ी सारे प्लांट सेलेक्ट करेंगे, फिर उनमें देखेंगे कि किस प्लांट में कितनी चेंजिंग आ रही है, क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने दो प्लांट्स लिए, दोनों प्लांट्स के हम करेक्टर्स लिखेंगे जो हमने सेलेक्ट किए। Then Mendel showed that R and R genes and the G and G genes would segregate independently. फिर क्या हुआ कि मेंडल ने ये देखा कि ये R और R पहले एक ही पेरेंट में थे। जब ये R और R डिवाइड हुए तो ये R कैपिटल अलग हो गया और ये R अलग होगा। क्यों हुआ? क्योंकि इनके अंदर, इस सेल के अंदर मियोसिस हुई, और मियोसिस में क्या होता है कि सेल नंबर हाफ हो जाता है। मीन्स ये 2n था, अब ये सिंगल nn हो गया। तो मेंडल ने ये नोटिस किया कि ड्यूरिंग सेग्रीगेशन दे आर सेपरेट इंडिपेंडेंटली। द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन इज डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। फिर जब मेंडल ने इसको क्रॉस करवाया इन दोनों को, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया, फॉर सपोज उसने 4 प्लांट्स लिए थे, 3 टॉल हुए और उनके रेड फ्लावर थे, और एक की हाइट शॉर्ट हो गई और उसका येलो फ्लावर था। तो हम कैसे लिखेंगे? 3:1, क्योंकि 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो ये कहलाता है रेशो। तो रेशो जो निकला क्रॉसिंग के बाद, तो उसने मेंडल ने उसको कहा डायहाइब्रिड रेशो। क्यों डायहाइब्रिड मीन्स? क्योंकि हमने दो करेक्टर्स को आपस में क्रॉस करवाया, और रेशो मीन्स जो उसका रिजल्ट आया। अब मेंडल ने क्या क्रॉस करवाया? वो करेक्टर्स ये हैं कि मेंडल क्रॉस द येलो कॉटिलीडॉन एंड राउंडेड सीड विथ अ प्लांट हैविंग ग्रीन कॉटिलीडॉन एंड रिंकल सीड। दो प्लांट्स लिए उसने। एक के जो कॉटिलीडॉन थे मीन्स उसके सीड के ऊपर जो कवर था उसको कहते हैं कॉटिलीडॉन। ये आपको प्रीवियस में पढ़ाया था मैंने कि सीड के ऊपर जो कवर था वो येलो था एक का, और अंदर जो सीड उसके पड़े थे वो राउंडेड थे। और दूसरे का करेक्टर ये लिया कि उसके ऊपर जो कवर था सीड का एक प्लांट के अंदर वो ग्रीन था, और उसके अंदर जो सीड पड़ा हुआ था वो रिंकल्ड था। दो करेक्टर्स लिए, एक का येलो था, येलो और अंदर राउंडेड सीड था, और एक का था प्लांट जिसके ग्रीन कवर था और अंदर रिंकल्ड सीड थे।
तो उसने क्या किया, पहले F1 जनरेशन निकाली, मीन्स सारे पेरेंट्स के निकाले। पेरेंट्स जो थे वो सारे उनके येलो कॉटिलिडान थे और ग्राउंडेड सीड थे। जो एक्चुअल प्रैक्टिकल था उसमें क्या था कि मेंडल ने टोटल जो है 556 प्लांट्स लिए थे, जिनके 4 डिफरेंट करेक्टर्स नज़र आए उसको। मतलब कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, एक्चुअली उसमें 556 प्लांट्स को सिलेक्ट किया था, जिनका रिज़ल्ट यह आया था 4 का, कि 101 जो प्लांट्स थे वो रिंकल्ड और येलो सीड के थे, और 108 राउंड थे और उनके येलो सीड थे, और 32 जो थे वो रिंकल्ड और येलो सीड के थे, और उसके अलावा 315 राउंड और येलो सीड के थे। मीन्स जब मेंडल ने ये 2 करेक्टर्स लिए, येलो कॉटिलिडान एंड राउंडेड सीड विथ कॉटिलिडान, ग्रीन कॉटिलिडान एंड रिंकल सीड, तो उसमें 556 प्लांट्स को सिलेक्ट किया था और उनको आपस में उनकी ब्रीडिंग करवाई थी। तो उसके रिज़ल्ट में, तो उसका जो रिज़ल्ट आया था वो ये था। और रेशो क्या आया था, रेशो था 9:3:3:1। अब तक जितने भी इस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं स्टिल नाउ, अकॉर्डिंग टू जो जो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं और इसके कैसे कह सकते हैं फॉर्मूला को अप्लाई करके जो रिज़ल्ट निकालते हैं, उनका रेशो हमेशा ये फिक्स आता है। चाहे इसमें आप 4 प्लांट ले लें, 10 ले लें, 12 ले लें, आप जितने भी प्लांट्स ले लेंगे, मगर शर्त यह है कि उनमें 2 करेक्टर्स हों। आप डायहाइब्रिड को क्रॉस करवाओ। डायहाइब्रिड मतलब 2 करेक्टर्स एक प्लांट के लो। फिर आपने 2 करेक्टर्स तो सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप जितने प्लांट्स को एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड करना चाहो वो आप पे डिपेंड है, मगर उनका रिज़ल्ट हमेशा यही आएगा जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस करवाओगे। 9:3:3:1। ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का रेशो क्या था। सो ये रेशो है, मेंबर ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये वही बात आ गई कि जब गैमेट बनते हैं गैमेट फॉर्मेशन में तो जीन आपस में सेपरेट हो जाते हैं। यह है डायहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट। पहले क्या था कि जो है येलो सीड है और येलो कॉटिलिडान है एंड राउंडेड सीड है, जो Y और R से शो किया गया है। R कैपिटल मतलब राउंडेड सीड और Y से मुराद है येलो, ठीक है। और उसके अपोजिट में हमने क्या लिया कि ग्रीन जो है वो आपकी कॉटिलिडान है और रिंकल्ड आपकी सीड है। R स्मॉल से मुराद है रिंकल्ड और Y स्मॉल से मुराद है ग्रीन कॉटिलिडान। तो जब हमने दोनों में पहले क्या लिया, हमने दोनों में पहले होमोजाइगस लिया, क्योंकि ये पेरेंट्स थे। पेरेंट्स में अभी मियोसिस नहीं हुई थी। मियोसिस होने के बाद पहले ये पेरेंट्स होमोजाइगस थे, मीन्स उनके जीन RR और स्मॉल Y और RR को जब हमने क्रॉस करवाया, क्रॉस से मुराद है जब गैमेट इनका जाइगोट बना, जब इनका क्रॉस हुआ तो हमारे पास F1 जनरेशन जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, पेरेंट्स से फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो पैदा हुआ, उसके अंदर ये करेक्टर था कि वो हेट्रोजाइगस था। मीन्स वो येलो था और राउंडेड भी था, येलो और राउंडेड, मगर उसके साथ साथ उसके अंदर ग्रीन के भी करेक्टर्स थे और रिंकल्ड के भी करेक्टर्स थे। मगर ग्रीन और रिंकल्ड के जो करेक्टर्स थे वो रेसेसिव थे, जिस वजह से वो खुद को शो नहीं कर पाए, और डोमिनेट हमेशा खुद को शो हो जाता है। इस वजह से हमें येलो कलर का
कॉटिलीडॉन और राउंडेड सीड नज़र आ रहा था, क्योंकि उसने खुद को शो किया। मगर ऐसा नहीं था कि उसके अंदर ग्रीन कैरेक्टर नहीं था या रिंकल्ड नहीं था, उसके अंदर प्रेजेंट था, उसके जीनोटाइप में था, मीन्स जीन के अंदर वो कैरेक्टर प्रेजेंट था, मगर उस जीन ने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया। तो ये कहलाता है फिनोटाइप। फिनोटाइप कहते हैं जो खुद को एक्सप्रेस करे, जो हमें फिजिकली चीज़ें नज़र आ रही हों, जैसे कलर नज़र आ गया, हमें किसी का हाइट नज़र आती है, हेयर कलर नज़र आता है, जो हमें फिजिकली चीज़ें नज़र आती हों वो फिनोटाइप होता है। और जीनोटाइप से मुराद है आपके अंदर के जीन्स के अंदर जो करेक्टर्स प्रेजेंट है जो हमें नज़र नहीं आ रहे, मे भी आगे चल के वो करेक्टर्स खुद को शो करें, तो वो होता है जीनोटाइप। तो F1 जनरेशन में हमारे पास जो आया वो हेट्रोजाइगस था। हेट्रोजाइगस मीन्स दोनों करेक्टर्स थी। पहले हमने लिया होमोजाइगस, फिर हमारे पास जो F1 जनरेशन आई वो हेट्रोजाइगस थी। अब हमने इस हेट्रोजाइगस को आपस में क्रॉस करवाया, मीन इनकी गैमेट्स बनाए। गैमेट्स से मुराद है ये वाई कैसे क्रॉस करेगा, जैसे मैथ का होता है कि ये अलग अलग कर दिया हमने पहले इसको, अब ये वाई इस आर से कैपिटल से क्रॉस करेगा। ये कोई ये आपको बोर्ड पे